गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, जिमरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण, यह अपन ने पढ़ा था। आज मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी जो है वन संसाधन। वन संसाधनों का उपयोग, वन संसाधनों का वितरण, वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी आज अपन पढ़ेंगे। तो वन संसाधन किसे कहते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। वन संसाधन या वनस्पति से तात्पर्य है किसी भी जगह की भौतिक दशाओं में स्वतः अपने आप विकसित होने वाला वन या पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। जैसे अपन घर में बगीचा लगाते हैं, वो प्राकृतिक तो है पर वो फॉरेस्ट का पार्ट नहीं, वन संसाधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो हमने उसको लगाया। जैसे अपन यहाँ राजस्थान में ला करके अगर हम यूकेलिप्टस के पौधे लगा रहे हैं जो कि हमारे क्लाइमेट के अनुकूल नहीं है, तो वन संसाधन क्या है? भौतिक दशाओं के अनुरूप विकसित होने वाले पादप या वन को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे कि कहीं पर पेड़ उग गए, झाड़ियाँ उग गई, अपने आप घास उग गई, ये सभी जो है वनस्पति कहलाती है। किसी भी जगह पर, जैसे आप लोगों ने सुना हो हम कहते ना देशी पेड़ है, ये विदेशी, आजकल विदेशी बबूल हमें राजस्थान में बहुत दिखाई देता है। तो किसी भी देश में उत्पन्न उसकी क्लाइमेट के अनुसार जो वनस्पति होती है उसे हम देशज वनस्पति कहते हैं, और दूसरी होती है विदेशज, जिसे हम बोरियल भी कहते हैं, जो कि कहीं से ला करके हम उसको स्थानांतरित करके लगाते हैं। तो वनस्पति से संबंध आपको समझ में आ गया। वनस्पति से तात्पर्य है कि भौतिक दशाओं के अनुसार अपने आप विकसित होने वाले वन या पादप समुदाय को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो ये वनस्पति कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, कहीं पर सघन होती है। तो इस प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारक है जो कि प्रभावित करते हैं। तो हम सबसे पहले आज प्राकृतिक वनस्पति को या उसके विकास को, उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है उच्चावच। उच्चावच से तात्पर्य है कि जैसे समतल ज़मीन है या उबड़ खाबड़ ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, तो पथरीली या उबड़ खाबड़ ज़मीन पर वनस्पति कैसी होगी? कम विकसित होगी। और जहाँ ज़मीन है, जहाँ मैदानी भाग है, उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, वहाँ पर वनस्पति अधिक विकसित हो गई। भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी का भी वनस्पति के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में, जो आपकी फर्स्ट ईयर थी बीए पार्ट फर्स्ट, उसमें पढ़ा था कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास अधिक वर्षा होती है, सूर्य की किरणें साल भर सीधी होती हैं, तो वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में जाते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे तापमान कम प्राप्त होता है
और विरल वनस्पति पाई जाती है। आप इस डायग्राम से बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए आप, जैसे मैंने कि त्रिकोण है ये, इस त्रिकोण पे आप देखिए, मान लीजिए ये जो है भूमध्य रेखा है, सबसे नीचे वाली क्या है, भूमध्य रेखा, और यह है अक्षांश रेखा जो कि वृद्धि हो रही है। कैसे, यह है भूमध्य रेखा, फिर उष्णकटिबंधीय भाग, फिर शीतोष्णकटिबंधीय, उप आर्कटिक क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र, ये पोल या ध्रुव जो है ही। तो ये है अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ या दक्षिण तरफ जा रहे हैं हम, कहाँ पर, 90 डिग्री के आसपास। आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है अच्छे से। ये है भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से हम जा रहे हैं 90 डिग्री की तरफ। तो सबसे भूमध्य रेखा के बाद आता है उष्णकटिबंधीय, दिख रहा है ये वाला, फिर आता है शीतोष्ण भाग, फिर आता है उप आर्कटिक भाग, फिर आर्कटिक भाग और फिर ध्रुव। अब आप देखिए वनस्पति में क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे ही ये है भूमध्य रेखा के आसपास, यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो बिल्कुल भूमध्य रेखा वाला भाग। यहाँ सघन वन, वर्षा वन, मानसूनी वन, सवाना, मरुस्थल, ऊंचे पेड़, फिर छोटे, फिर घास और मरुस्थलीय पौधे। कहाँ से कहाँ तक है, भूमध्य रेखा से उष्णकटिबंधीय बेल्ट है। उष्णकटिबंधीय का मतलब है लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में वर्षा वन, मानसूनी वन, सवाना वन और मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अब आप ऊपर आइए, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, यहाँ पर घास के मैदान, घास के मैदान के साथ भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति के साथ साथ कुछ कुछ क्षेत्रों पर कोणधारी वन। और आप उत्तर में आइए, उप आर्कटिक क्षेत्रों में कैसे वनस्पति पाई जाती है, कोणधारी वन। आप सभी जानते हैं कोणधारी वन से तात्पर्य है वह वन जिनकी आकृति शंकु के समान होती है, कॉनिकल फेरस हम कहते हैं। इनकी जो पत्तियां बिल्कुल सुई की जैसी तीखी पत्तियां होती हैं। इन वृक्षों की आकृति कोन के समान होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वर्षा जो होती है वो स्नोफॉल के रूप में होती है। तो उस स्नोफॉल, जो पत्तियां अगर बड़ी बड़ी होगी तो बर्फ़ पत्तियों पर जम जाएगी, तो पत्तियां ख़राब हो जाएंगी। तो पत्तियां नुकीली होती ताकि उसके ऊपर बर्फ़ ठहरे ना, सीधी ज़मीन पर आ जाएं। अगर और ऊपर चलते हैं तो यह है टुंड्रा वन। टुंड्रा में बहुत ही छोटे लाइकेन जैसे छोटे छोटे से वनस्पति होती है, जो कि जो गर्मियों में पौधे निकल जाते हैं और जैसे सर्दी आती है वो समाप्त हो जाते, छोटी छोटी घास टाइप की वनस्पति होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर जो है वनस्पति की विरलता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है तापमान। तापमान तो सीधा सा फैक्टर है, हमें पता है कि तापमान जो है वो किसी भी वनस्पति के लिए अति आवश्यक होता है। हम पौधे लगाते हैं, पौधों के लिए भी तापमान का विशेष ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर तापमान हवा पहुँचेगी या नहीं पहुँच पाएगी। तो अब आप देखिए कि जो वृक्ष जिन वृक्षों को अच्छा तापमान मिलता है वह काफ़ी ऊंचे होते हैं। जिन वृक्षों को तापमान कम मिलता है वह कम ऊंचे होते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ सूर्य की खूब ऊष्मा मिलती है वहाँ पर वृक्षों की लंबाई कई वृक्षों की लंबाई 100 मीटर लंबे होते हैं। ठीक है, यानी कि उच्चावच भूमध्य रेखा से दूरी, तापमान के साथ साथ सूर्य का प्रकाश एक ही बात है। वर्षा निश्चित रूप से जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पर
सघन वनस्पति पाई जाएगी। जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ दूर दूर छोटी छोटी वनस्पति पाई जाएगी। जैसे मरुस्थल है, जहाँ मरुस्थलीय भाग है, शुष्क भाग है, वहाँ पर मरुद्विद जिसको अपन ज़ीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जो कि कम पानी में भी उग जाती है। इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, जड़ लंबी होती है ताकि वो दूर से जड़ जो है दूर से पानी लेके आ जाए। बहुत मोटी या बहुत ऊंची नहीं होती है, छाल इनकी मोटी होती है, पत्तियाँ चिकनी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। इसी प्रकार जो दलदली क्षेत्र होते हैं, मार्शी लैंड होते हैं या स्वैम्पी लैंड होते हैं, वहाँ पर जो है हाइग्रोफाइट्स यानी कि आर्द्र भीग्य वनस्पति पाई जाती है। जो हाइग्रोफाइट्स होते हैं इसका मतलब वहाँ पानी खूब है, दलदली ज़मीन है, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं ताकि वो ज़मीन का पानी अधिक से अधिक वाष्पोत्सर्जित कर सके, निकाल। अधिक पानी काम में लेगी तो ज़्यादा पानी जो है वो उड़ जाए, वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा। तो ऐसी जो वनस्पति होती है वो उच्च आर्द्रता को भी सहन कर लेती है। ऐसे पादप या ऐसे पेड़, ऐसे वनस्पति जो ना तो अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं ना अधिक सूखा सहन कर सकते हैं, ऐसी जो वनस्पति होती है उसको हम कहते हैं मीसोफाइट्स या समुद्रोविद वनस्पति। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है यह अधिकतर जो मध्य या आंतरिक भागों में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे हाइड्रोफाइट, ऐसी वनस्पति जो पानी के अंदर रहती है, जैसे सिंघाड़ा है ना, पानी के अंदर रहती है वो। कमल है जो पानी के अंदर है, उसको अपन हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। कुछ वनस्पति ऐसे होती है जो पानी के अभाव में ऋतु विशेष में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, जिससे हम पर्णपाती या पतझड़ी वन कहते हैं। तो वर्षा तो बहुत मस्ट है, बहुत ही आवश्यक जरूरी होती है। पवन की दिशा और गति भी वनस्पति को नियंत्रित करती है। जहाँ पर बहुत अधिक हवाएं चलती हैं वहाँ पर वायु काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन का क्षरण बहुत होता है, मिट्टियों का अपरदन बहुत अधिक होता है, तो वनस्पति कम उत्पन्न होती है। क्या समझ में आया कि जिन भागों में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं वहाँ पर कम वनस्पति विकसित होती है, क्योंकि अधिक तेज़ हवाएं धरातल को या भूमि को नुकसान पहुंचाती है। आर्द्रता यानी कि हवा में उपस्थित नमी की मात्रा 70% नमी जो है पेड़ों के लिए उपयुक्त होती है। इससे कम या ज़्यादा होने पर वनस्पति के विकास पर प्रभाव पड़ता है। मृदा, मिट्टियों की उर्वरकता, मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया था कि जिन क्षेत्रों में मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं वहाँ पर अधिक वनस्पति विकसित होती है, और जहाँ पर मिट्टियाँ कम उपजाऊ या रेतीली होती है वहाँ पर कम वनस्पति विकसित होती है। और अगर हम देखें तो कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियाँ विशेष प्रकार के वनों के लिए लाभदायक होती है, जैसे कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो सदाबहार वनों के लिए अच्छी होती है। लाल मिट्टी वनस्पति मानसूनी वनों के लिए अच्छी होती है। पोडज़ोल मिट्टी कोणधारी वनों के लिए उपयुक्त होती है। लाल दोमट मिट्टी मरुस्थलीय वनों के लिए अच्छी होती है और पतझड़ वनों के लिए अच्छी होती है। ये सभी कारण हैं जो कि वनस्पति के वितरण को प्रभावित करती है। अब इसके बाद में अपन को जो पढ़ना है वो है वनस्पति का वितरण। तो आज का हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वनस्पति का पूरे विश्व में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और हम उन्हें
किन किन नामों से जानते हैं, विश्व में उनका वितरण क्या है। तब आप लोगों को करना क्या है, अब देखो बच्चों, इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को वह सभी मैं आपको जो PDF भेजती हूँ उसमें से अच्छे से पढ़ करके जितने भी छोटे क्वेश्चंस, एक लाइन के ऑब्जेक्टिव या बड़े क्वेश्चंस बनते हैं आप बनाइए। जैसा अब आज अपन ने पढ़ा कि वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सब को आप लिखना है और क्या करना है, इनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। जितने आप उदाहरण लिखोगे आपका प्रश्न उतना ही ज़्यादा अच्छा और प्रभावशाली बनेगा।